राम राम, जय श्री श्याम। मैं हूं श्री श्याम जी। मैंने सर आज की इस वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि कैसे आप अपना माइनिंग फार्म खुद का स्टार्ट कर सकते हैं और क्या ये प्रॉफिटेबल भी रहता है कि नहीं, किस किस चीजों का ध्यान रखना है, किस किस चीजों की रिक्वायरमेंट रहेगी। और जो भी आप फॉरेन में बड़े बड़े फार्म देखते हैं कि यार 1-2 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए, 10-10 करोड़ रुपए महीने की भी अर्निंग है, वो पॉसिबल है कि नहीं, उस सब के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो एंड तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं माइनिंग फार्म होता क्या है। माइनिंग फार्म किसी भी ऐसे लोकेशन को, किसी भी ऐसे रूम को, बेसमेंट को, प्लेस को कह सकते हैं जहां पे हमने कुछ मशीन्स लगा रखी हैं, कुछ माइनर्स लगा रखे हैं और वो क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग कर रही है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रही है, क्रिप्टो करेंसी जनरेट करके दे रही है। तो ऐसे एरिया को माइनिंग फार्म बोलते हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या फर्स्ट स्टेप्स हैं और किस तरीके से, क्या स्टार्टिंग पॉइंट है कि हम अपना माइनिंग फार्म बना सकते हैं इंडिया में और प्रॉफिट टर्न कर सकते हैं, या फिर एक प्रॉपर ये प्रोफेशनली इस काम, या फिर हम कैसे इस काम को बहुत ही प्रोफेशनली कमर्शियल लेवल पे कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप आता है, आप एक पेन पेपर लीजिए या व्हाइट बोर्ड लीजिए, एक्सेल बनाइए। उस पे आप पहले तो ये लिखिए आपको कितना फंड आपके पास है जो इन्वेस्ट करना है। ठीक है, वो आपने देख लिया। उसके बाद आप किसी एक ऐसे सेलर से, ऐसे डीलर से कांटेक्ट कीजिए, इंपोर्टर से कांटेक्ट कीजिए जो आपकी हेल्प कर पाए, आपका फार्म सेटअप करा पाए बाकी चीजों में। बाकी मैं ब्रीफ तो कर ही रहा हूँ क्या क्या चीज रिक्वायरमेंट रहती है, लेकिन इसमें आपको एक मेंटोर होने, गाइड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कभी भी खुद इंपोर्ट कराने की कोशिश मत कीजिएगा माइनर्स को। माइनस फंस जाते हैं लोग के, हमें भी कॉल आते हैं, फिर उस केस में हम भी कोई हेल्प नहीं कर सकते हैं। हमारे से कराना चाहते हैं तो आप नंबर पे कॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, एंड व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो ठीक है, तो पहला स्टेप है, आपके पास फंड आ गया, आपने एक्स अमाउंट ऑफ फंड देख लिया, उसके बाद आपने किसी से कॉन्टेक्ट किया। अब सबसे पहले आप डिस्कशन करेंगे कि हमको कौन से कॉइन्स माइन करने हैं, कौन कौन से माइनर्स परचेज करने हैं। उसके लिए आपको पता रहना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट क्या है आपकी। आपको एक ऐसी लोकेशन फाइंड आउट करनी है जहां पे थोड़ी सी डस्ट कम हो, प्लस आपका ह्यूमिडिटी जो है ना, कुछ एरियाज में क्या है, ह्यूमिडिटी एक्सट्रीमली हाई रहती है ऑल द सीजन। तो ऐसे एरिया को अवॉइड करना है, क्योंकि ह्यूमिडिटी वाले केस में एयर कूलिंग माइनर्स में थोड़ा सा इशू आता है, क्योंकि हमारे इंडिया में ऑलरेडी डस्ट बहुत है। जब डस्ट प्लस ह्यूमिडिटी मिक्स होती है ना, तो वहां पे कई बार शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं हैश बोर्ड में। तो लोकेशन फाइंड आउट करनी है जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हॉट ना हो, ह्यूमिडिटी कंट्रोल लो और डस्ट का इशू ना हो। क्योंकि आप, कई लोग सोचते हैं कि हम किसी ऐसे एरिया में लगा दें, खेत वेत जहाँ पे खेती होती है, तो धान वान करते हैं ना, तो तब बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है, माइनर की हीट सिंक्स बिल्कुल चौक हो जाती हैं। तो हमें लोकेशन फाइंड आउट करनी है, प्लस हमें ये भी देखना है कि आसपास कोई रेजिडेंस ना हो, क्योंकि माइनिंग फार्म थोड़ा सा नॉइजी होता है। तो हमें ये देखना है कि आसपास 200, 100, 200, 300 मीटर के एरिया में किसी को डिस्टर्बेंस ना हो उस नॉइज से। तो इतना देखना है हमें। हमने पहले बजट डिसाइड किया, बजट के बाद हमने एक अपना ट्रस्टेड वेंडर फाइंड किया। उसके बाद हमने उससे डिस्कस किया कि हमने प्लेस फाइंड आउट करके उसको बताएंगे कि हमने इस प्लेस पे लगाना है, इस एरिया में लगाना है। वो कंफर्म करेगा कि ये एरिया ठीक है कि नहीं। एंड उसके बाद आपको देखना है कि वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी क्या रेट की पड़ रही है, लाइक 3 रुपीज पर यूनिट है, 5 रुपीज पर यूनिट है, 8 रुपीज पर यूनिट है, या फिर आपकी इलेक्ट्रिसिटी किसी कारण से 10 रुपए पे भी जा सकती है। वो डिपेंड करता है किस एरिया में आप लगा रहे हैं। आप कुछ रेन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज से भी इलेक्ट्रिसिटी ले सकते हैं, जैसे किसी ने ऑलरेडी अपना सोलर पावर प्लांट डाला हुआ है, आप उससे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, कि भाई 3-3.5 रुपए यूनिट पे हम आपसे इतनी यूनिट्स लेंगे मंथली। या फिर विंड मिल्स लगी हुई हैं या कुछ थर्मल पावर प्लांट हैं, उनसे भी आप डिस्कशन कर सकते हैं। छोटे हाइड्रो पावर प्लांट्स भी लगे हुए हैं, छोटे छोटे डैम्स होते हैं बहुत स्मॉल स्केल के, तो आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। वहां पे आपको चीप इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी। चीप इलेक्ट्रिसिटी भी फाइंड आउट कर लिया। फिर आपको सबसे पहले एटलीस्ट 50% जो आपका अमाउंट है ना, वो तो आपको बीटीसी में डाल देना है। 50% बीटीसी में डाल देना है। 25% आपको कैश रखना है कि कभी आपका मार्केट बियर हो जाता है, मान लीजिए बिटकॉइन चल रहा है $1 लाख, 1 लाख से 70,000 आ जाता है, किसी भी कंडीशन में, XYZ कंडीशन में टूट जाता है 20-30%, तो उस केस में अल्टकॉइंस भी टूट जाएंगे। थोड़े टाइम के लिए आपका फार्म ऐसा हो सकता है अर्निंग ना दे, तो जो 25% है ना, उससे कोई रिपेयर वर्क आ जाएगा हमारा, या फिर हमें इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है 2-3 महीने का, उससे हम वो कर सकते हैं। तो हमारे पास 25, आपके पास 100% में से 50% के आपने बिटकॉइन के मैनेज लगा लिए, 25% आपने अपने पास इमरजेंसी फंड रख लिया कि जब बियर मार्केट आएगा या फार्म हमारा बहुत कम जनरेट करेगा तो हम सर्वाइव कर पाए। बाकी बचा हुआ 25% है। अब इसके साथ हम करेंगे एक्सपेरिमेंटिंग। उसमें क्या करेंगे, हम अलग अलग माइनर्स ट्राई करेंगे। 25% में से हम 15% का आप लाइटकॉइन, डोजकॉइन का माइनर लगा सकते हैं। बाकी बचे हुए 5% आप कडीना जैसे कॉइन में डाल सकते हैं। बाकी 5% बचे हुए आप इथेरियम क्लासिक में डाल सकते हैं। तो ये कुछ कॉइन्स हैं जो कि मिक्स एंड मैच कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है, बिटकॉइन अगर यहाँ से डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, तो आपको 4x का प्रॉफिट मिलेगा। बट जब ऐसा होगा तो ऑल्ट कॉइन्स है ना, कई ऑल्ट कॉइन 10x हो जाते हैं। जैसे डोज कॉइन की बात करते हैं, लाइट कॉइन की बात करते हैं, इथेरियम क्लासिक की बात करते हैं, कडीना, इनमें पोटेंशियल है। लेकिन कभी भी बिटकॉइन से अलग, कभी भी अल्ट कॉइन्स में, लाइक बहुत सारे लोगों ने कस्पा में बहुत ज्यादा फंड अपना लॉस कर दिया, बहुत ज्यादा पैसा लगा दिया, मतलब 1-1 करोड़ रुपए, 2-2, 5-5 करोड़ रुपए के भी फार्म लगा दिए कस्पा माइनर्स के, और वो सब आज डेड हैं। 40 लाख रुपए का जो उन्होंने माइनर खरीदा था, आज उसकी वैल्यू
1 लाख 2 लाख आ चुकी है। तो कोई भी नया एल्गोरिदम है कभी भी उस पर जंप नहीं करना। बहुत सारे फार्म्स को रेवेन्यू दिखता है तो वो यार ऑर्डर कर लेते हैं, उनसे लगता है कि हाँ भाई हो जाएगा, इतना कम तो नहीं। भाई कोई मशीन अगर आपको 4 लाख रुपए महीना दे रही है वो 10,000 रुपए महीने पे भी आ सकती है, अगले 3 से 4 महीने में देखना है आपको। फिर उसके बाद आपने हार्डवेयर सेलेक्ट कर लिया, आपने कुछ मॉडल सेलेक्ट कर लिया कि चलो बिटकॉइन में भी मेरी इलेक्ट्रिसिटी इतनी है। तो सारे मॉडल्स एक जैसे मत लीजिए, क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में किसी मॉडल में कुछ इश्यूज आने लग जाए लॉन्ग टर्म यूजेज में और उसकी रीसेल डाउन हो जाए, किसी मॉडल की डिमांड ही खत्म हो जाए। मान लीजिए 50% फंड में आपके 100 माइनर्स लग रहे हैं बिटकॉइन की, तो उसमें से 25 पीस आप लगाइए हाइड्रो माइनर्स, उसमें से बाकी 25-30 पीस आप एयर कूलिंग के माइनर्स लगाइए कम वाले, थोड़ा सा अलग माइनर लीजिए, लाइक थोड़े से T21 ले लीजिए, S21 सीरीज लीजिए, XP सीरीज ले लीजिए, मतलब डिफरेंट ऐसे लाइटकॉइन डोजकॉइन में कुछ आपने L9 ले लिए हैं, कुछ आपने L7 अरेंज कर लिए हैं, कुछ आपने अभी अल्फापेक्स के माइनर्स ले लिए हैं DG1 14 गीगाहैश एंड ऑल। तो ऐसे मिक्स एंड मैच लगाइए, कभी भी एक जैसे मॉडल सारे नहीं लगाने हैं। वो आपने डिसाइड कर लिया। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हम करेंगे उसकी कूलिंग के लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस वेंटिलेशन का एक कॉन्सेप्ट है। अगर एयर कूलिंग के माइनस लगा रहे हैं आप एक साइड है, जैसे वॉल है, आपकी रूम है, आपका फार्म है, इधर वॉल है, इधर वॉल है, इधर वॉल है, इधर वॉल है, तो एक साइड वॉल पे आप एग्जॉस्ट लगाएंगे, अब उसके अपोजिट साइड वॉल पे भी आप एग्जॉस्ट लगाएंगे, और एक साइड के वॉल के एग्जॉस्ट फ्रेश एयर को बाहर से अंदर ला रहे होंगे आपके फार्म में, और एक साइड के एग्जॉस्ट हॉट एयर जो हो जाएगी उसे बाहर निकाल रहे होंगे। ये इससे आपका बहुत अच्छे टेम्परेचर मेंटेन होते हैं। एक बात और है, कुछ लोग कूलर्स इंस्टॉल कर देते हैं अपने फार्म में। भाई कूलर्स इंस्टॉल मत करना, क्योंकि उसमें आप पानी चलाएंगे, पानी से ह्यूमिडिटी बढ़ती है, जो कि माइनस के लिए अच्छा नहीं होता है। माइनस में कई बार रस्टिंग हो जाती है, वो आउट ऑफ वारंटी हो जाएंगे। रस्टिंग हुआ माइनर कभी भी कवर नहीं होता है वारंटी में, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। हमने कूलिंग कर दिया, कुछ हम टेम्परेचर मीटर्स खरीद लेंगे बाजार से, और वो रूम टेम्परेचर मीटर्स जगह जगह इंस्टॉल कर देंगे, ताकि अगर कहीं हीट एक्यूमुलेट हो रही है तो हम उसका वेंटिलेशन ओके करके उसे भी काम में ला सकें। सेकंड, आपको एक बहुत अच्छा वायरिंग करना है। जो इंडस्ट्रियल वायरिंग करता हो ऐसे इलेक्ट्रिशियन को हायर करना है। मैं जो अपना बता देता हूँ वायर का, ठीक है, अगर वायर का बता देता हूँ, ट्रांसफार्मर का बता देता हूँ। अगर आपका 1000 kVA का ट्रांसफार्मर है तो उस पर हम सिर्फ 80% लोड चलाते हैं, जो कि होता है 80 kVA। अब बात करते हैं वायर की। हम 1 kVA का लोड 1 mm वायर पे चलाते हैं, मतलब अगर आपको 100 kVA का लोड चलाना है तो एटलीस्ट आपके पास 100 mm की वायर होनी चाहिए ईच फेस की, ठीक है। अगर आपको फार्म में आपका ट्रांसफार्मर रेडी है, वहां से आप वायर लाएंगे, एल्युमिनियम वायर्स बाहर से आ जाएंगी, अंदर आप उसे सब कॉपर वायरिंग करेंगे। अगर अब उसके बाद आपको लेने हैं वोल्टेज प्रोटेक्टर्स आपको अमेजोन पे मिल जाएंगे। अगर आपके यहाँ दिक्कत है, वैसे तो ट्रांसफार्मर अगर आप इतना बड़ा प्रोटेक्टर लगा रहे हैं, आप ट्रांसफार्मर में दिक्कत नहीं होती है वोल्टेज की, अगर आपके पास अपना पर्सनल ट्रांसफार्मर है। पर स्टिल कभी कुछ फॉल्ट हो सकता है, वोल्टेज बहुत ज्यादा अप डाउन होकर माइनस को नुकसान हो सकता है। एक साथ मैंने मतलब 20-20, 30-30, 40-40 पावर सप्लाई भी खराब होती देखी सिंगल शॉट में। कोई फॉल्ट आया, वोल्टेज सर्ज और पावर सप्लाई उड़ गई। हो सकता है छोटे से कंपोनेंट उड़ रहे, लेकिन हमारा फार्म बंद हो जाएगा। तो वोल्टेज प्रोटेक्टर का क्या काम है कि एक रेंज के बाहर जैसे ही वोल्टेज आएगी वो लाइन को कट कर देगा। तो वोल्टेज प्रोटेक्टर बहुत सस्ते आ जाते हैं, वो लगाइएगा आप वायरिंग सारी चेक कीजिएगा। फिर आपको अर्थिंग करानी है। अर्थिंग अपनी नॉलेज से नहीं करानी है, अर्थिंग लोड के हिसाब से होती है। अगर आपको 500 kVA का लोड चलाना है तो उसकी अर्थिंग अलग होती है। अगर आपको लोड बढ़ेगा तो उसमें अर्थिंग भी थोड़ी सी बढ़ जाती है आपकी। तो अर्थ आपको लोड के अकॉर्डिंग कराना है। सेकंड, आप कोई भी बिटकॉइन माइनर बाय करते हैं, एटलीस्ट आपको 3 इयर्स का होराइजन लेना है। कुछ लोग रिकमेंड करते हैं जी हर साल माइनर चेंज करो, नहीं ऐसा नहीं होता। देखो माइनर्स की डेप्रिसिएशन हो जाती है लगभग 30 से 40% की वैल्यू पे, तो माइनर डेप्रिशिएटिंग एसेट है। हाँ, हो सकता है कि बुल मार्केट आ जाए, माइनस का रेवेन्यू बढ़ जाए तो थोड़ा टाइम तक बढ़ जाए। जैसे L7 का एग्जांपल लेते हैं, L7 थोड़ा टाइम 4.5 लाख रुपए का था, लेकिन अभी वो 8 लाख 8.5 लाख का चल रहा है। तो हाँ, वो अगर आपने 4 लाख में लिया, अब आप उसे रीसेल करने जाओगे, हो सकता है आपको 5 लाख 6 लाख तक भी रीसेल हो जाए। लेकिन इन जनरली बात करते हैं तो माइनर डेप्रिशिएट होते हैं। आप बहुत जल्दी उन्हें चेंज करोगे तो आप नए माइनर जो खरीदोगे उस पर मार्जिन आएगा, कंपनी का आएगा, ट्रेडर का आएगा। जो पुराने बेचोगे उस पर ही मार्जिन आएगा। जो आपका 15-20% का जो अमाउंट है वो आपका लॉस होना है। तो माइनर एक बार खरीद लिया आपने, मिनिमम 3 साल उसे चलाइए कि मैं 3 साल चलाऊंगा, इस हिसाब से कैलकुलेशन कीजिए सारी। कोई नया माइनर लॉन्च हो रहा है तो उसके 1 या 2 यूनिट्स लीजिए, उसे महीने भर टेस्ट कीजिए, फिर जाके ऑर्डर कीजिए। कई बार क्या होता है, नए नए माइनर्स में इशू आ जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, भी S19K Pro आया था 120 टेराहैश। 120 टेराहैश में हीट सिंक्स आई थी पहले कॉपर वाली, तो वो जल रही थी, उसमें चिप बर्न के इश्यूज थे बहुत ज्यादा। अब तो कंपनी ने उसे चेंज कर दिया है, लेकिन शुरू में बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे थे। ऐसे KS3M आया था, KS3 में आइसीवर की कंपनी का KS3M कस्पा का माइनर आया था। उसमें हीटिंग का इतना इशू था कि हैशबोर्ड ही उड़ रहे थे, कई लोगों के जल गए, कई लोगों के हैशबोर्ड उड़ गए, ना कंपनी ने वारंटी क्लेम करी, मतलब बहुत एक हेडेक हो गई।
कोई भी नया मॉडल आता है उसमें महीने 1.5 महीने टेस्ट करो एंड यूज करो। हाँ, बहुत लोगों में एक मिथ है कि यार इतना बड़ा फार्म लगाने के लिए हमको एसी चाहिए। भाई एसी नहीं चाहिए होता, इतना बड़े फार्म में आप एसी लगाएंगे बहुत महंगा पड़ जाएगा, सारा रेवेन्यू वहां चला जाएगा। बेस्ट है क्रॉस वेंटिलेशन करो। फिर भी आपको डर है आवाज से बचना, हाइड्रो कूलिंग करो। बहुत प्यारा हाइड्रो कूलिंग का सेटअप होता है, या इमर्जन पे भी जा सकते हैं, लेकिन इमर्जन में रिकमेंड नहीं करता, उससे थोड़ा सा माइनस की रीसेल पे इम्पैक्ट आता है। इसके बाद भी अगर आप फार्म स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, आपको नहीं पता चल रहा, तो आप हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। हम आपको मैनेज भी अच्छे रेट में प्रोवाइड करा देंगे, आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना देंगे, आपका सब कुछ कराने में आपकी पूरी हेल्प करेंगे। तो एक बार पॉइंट्स को समराइज कर लेते हैं, हमने आज क्या क्या सीखा है। सबसे पहले तो आपको बजट डिसाइड करना है कि आपका बजट कितना है। उसके बाद आप लोकेशन डिसाइड करेंगे जहाँ पे एनवायरनमेंट ठीक हो, नॉइस से किसी को इशू ना हो। उसके बाद हम देखेंगे अपना इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कितना आ रहा है, मिनिमम से मिनिमम कैसे हो सकता है। फिर हम उसका कूलिंग का सेटअप देखेंगे। कूलिंग का सेटअप के बाद हम इलेक्ट्रिसिटी देखेंगे, एक अच्छे इलेक्ट्रिशियन को हायर करेंगे, उसका इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद हम अपनी इलेक्ट्रिकल वायरिंग का देखेंगे, इलेक्ट्रिशियन को हायर करेंगे, उसमें हम वोल्टेज प्रोटेक्टर्स लगाएंगे, प्रॉपर अर्थिंग कराएंगे। जो भी नया माइनर आएगा, क्योंकि माइनर का फार्म को ऐड ऑन करना है, तो वो हम धीरे धीरे करेंगे, कोई भी एक मॉडल एकदम से नहीं खरीदेंगे। प्लस जो क्रिप्टो बन रही है उसमें से एटलीस्ट 40 to 50% हमें होल्ड करके रखनी चाहिए, क्योंकि क्रिप्टो बिटकॉइन इज लाइक गोल्ड। हो सकता है ऊपर जाए, थोड़ा सा डंप आए ऊपर जाए, लेकिन अगर आप देखेंगे ना 5 साल का होराइजन, 6 साल 8 साल, तो ऑलवेज अप ही गया है। जितना रिटर्न बिटकॉइन ने दिया शायद ही किसी एसेट ने दिया होगा। तो कुछ फार्म की क्रिप्टो करेंसी होल्ड करके रखेंगे। अगर आपको लिक्विडिटी करनी है तो उसे बेचते रहेंगे और नए नए माइनर्स खरीदते रहेंगे, ताकि आपका फार्म एक्सपेंड हो पाए। बाहर कुछ मैं एग्जांपल दे देता हूँ, मैराथन डिजिटल होल्डिंग्स है, बहुत अच्छी कंपनी है, एक्सपेंड करती रहती है, आप उसे देख सकते हैं। अगर आप भी ऐसी एक कंपनी बनाना चाहते हैं तो हमारी हेल्प जरूर ले सकते हैं। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में। राम राम, जय श्री श्याम।